हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस पुंडी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे ही बच्चों हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके थे आपका क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर्स तक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बट इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग जीरो रिजल्टेड, राइट? आप लोगों को याद होगा शायद। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट में इसका सही आंसर भी दिया है। तो जिनको समझ में नहीं आया है जरा कमेंट सेक्शन में जाके आप पुराना जो लेक्चर आप देख सकते हैं एक बार, राइट? चलिए पहले हम जरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इन कलर और ये येलो। तो वैसे इसका सही आंसर आपका है 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, दो प्रकार के आपके प्रोडक्ट है। देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वन इज आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड वन इज वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको मिलता है कोई स्केलर, तो सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस या आपका वेक्टर प्रोडक्ट। अब कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्केलर मिलेगा और कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आपको वेक्टर मिलेगा, चलिए देखते हैं हम लोग, राइट? तो डजेंट मैटर आपका स्केलर है या डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करता हूँ बच्चों, तो सपोज ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्केलर मिल रहा है, तो यू विल गेट ए मैग्नीट्यूड, आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, प्योरली एक नंबर मिलेगा। और उस नंबर वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा क्या चीज़ है? सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वन इज ए वेक्टर, अनदर वन इज बी वेक्टर, राइट? तो वन इज ए वेक्टर, अनदर वन इज बी वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको नोन है, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो भी आपको नोन है। तो उस केस में आप इनका डॉट प्रोडक्ट, जो कि एक स्केलर होगा, जो कि एक प्योर नंबर होगा, आप उसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है जी। तो सी वेक्टर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, तो ये एज एक्सपेक्टेड है भैया। तो सी वेक्टर की वो डायरेक्शन नहीं होगी, राइट? ए वेक्टर इज पर, अच्छा जी। सेकंड थिंग, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सपोज मैं कहता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, इस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा भाई? सेम फॉर्मूले से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो इस केस में थीटा कितना 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो थीटा 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा भैया? जो सी, जो कि ए डॉट बी होता है, होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है जीरो होती है, तो सी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो जीरो आएगा। कितना आएगा बच्चों? जीरो आएगा। तो उसको हम कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी बोलते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, नोट करना आप लोग इसको। तो मतलब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है कि भैया उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, राइट? अच्छा जी। अब हम बात करते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है वही वेक्टर है आपका। सी भी क्या है? एक वेक्टर है। अच्छा, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सी का मैग्नीट्यूड होगा, अगेन ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना आपका? थीटा है, राइट? थीटा एंगल है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी आएगी सी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर की दो चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेगी, दो चीज़ें। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी बच्चों, तो जिस भी प्लेन में, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, ए और बी किस प्लेन में भैया? ए और बी इस, जो आपका सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन के प्लेन में है। दोनों ए और बी का है स्क्रीन का प्लेन में। तो जो सी वेक्टर होगा, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, इस प्लेन से या तो बाहर की तरफ होगा बच्चों या अंदर की तरफ होगा, राइट? या तो अंदर की तरफ होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सी वेक्टर क्या होता है बच्चों? सी वेक्टर हमेशा ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ए और बी या तो इस, ए और बी इस स्क्रीन के प्लेन में है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के प्लेन में है, तो सी वेक्टर या तो इस प्लेन से बाहर की तरफ होगा या इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। अब एग्जैक्टली सी वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? राइट हैंड थंब रूल बच्चों। क्या यूज करते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल।
सी की एग्जैक्ट, सी वेक्टर के एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, थंब रूल। ये रूल क्या कहता है, सपोज मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो ए क्रॉस, आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आपने राइट हैंड की जो कर्लिंग फिंगर है ना बच्चों, कर्लिंग फिंगर जो आपकी थंब के अलावा जो चार फिंगर्स हैं, उनको ए से बी की तरफ कर्ल करो, ए से बी की तरफ राइट हैंड की जो चार कर्लिंग फिंगर है एक्सेप्ट थंब, थंब के अलावा, उसको ए से बी की तरफ घुमाएं आप, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना बच्चों, यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी, थंब की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो ये थंब की डायरेक्शन जो होगी ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और अगर आपको बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करनी है बच्चों, तो अपने राइट हैंड के थंब की जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, मतलब थंब के अलावा जो चार फिंगर है, उनको बी से ए की तरफ घुमाएं आप, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, इस प्लेन से बाहर की तरफ आएगी बच्चों। तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई। तो बी क्रॉस ए जो वेक्टर है ये इस प्लेन से बाहर की तरफ होगा, और ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, बिकॉज ए क्रॉस बी इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर की तरफ है, और जो कि बी क्रॉस ए है वो प्लेन से बाहर की तरफ है। तो ये दोनों वेक्टर सेम है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, ये ए बी साइन थीटा, पर दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए आप कहोगे एज ए वेक्टर ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है दोनों एज ए वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, पर इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, भैया ए क्रॉस बी जो है और इक्वल टू है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ए क्रॉस बी और माइनस सॉरी बी क्रॉस ए, ये दोनों एज ए वेक्टर इक्वल नहीं है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चों। इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये ए बी साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, और सपोज करते हैं बच्चों इसी में ही, अगर मैं कहता हूँ जी ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, दोनों वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, ए बी साइन जीरो आएगा, ए बी साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं बच्चों, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो समझ जाना दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ठीक है भैया। तो दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है भैया, कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, आप चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो बच्चों, या बी वेक्टर डॉट ए निकालो, दोनों चीज सेम आएंगी। समझ रहे हो, दोनों में आपको मैग्नीट्यूड मिलना है भैया, नंबर मिलना है, और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों में क्या मिलेगा आपको, ए बी कॉस थीटा, इनका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा मिलेगा। दोनों चीज सेम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, राइट। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूँ आई डॉट आई की, कितनी होगा क्या होगा बच्चों, आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना होगा, ये होता है आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू आई और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो एंगल विल बी जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये आपका वन आ जाएगा। तो आई डॉट आई की वैल्यू वन होती है, तो उसी प्रकार से आप क्या बोलेंगे, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होगी, ये वन होगी। बात समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूँ अच्छा आई डॉट जे कितना होगा बच्चों, आई डॉट जे, आई डॉट जे आपको पता है, आई ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड वन है, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन है, कॉस 90 लिखेंगे आप, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली कोई से भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, चाहे वो जे डॉट के हो या के डॉट आई हो। अगर दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो आएगा, इसी का स्पेशल ध्यान रखेंगे आप लोग। चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को बच्चों। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, चलिए जी। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो बाकी मैंने बता ही दिया है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इस केस में आपको पता है कि आपका ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आपका बच्चों जीरो आता है। तो ये किसकी कंडीशन है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा वो पैनिक नहीं होना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, राइट। बढ़ते हैं अपने उसके अगले टॉपिक की तरफ।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है कि भैया आपको बता चुका हूँ मैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते बच्चों, है ना। क्यों इक्वल नहीं होते? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो एज ए वेक्टर दोनों इक्वल नहीं है, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। चाहे ए क्रॉस बी निकालो आप बच्चों, बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में मैं, और या बी क्रॉस ए निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आई क्रॉस जे कितना होगा बच्चों? आई क्रॉस जे कितना होगा? तुम्हें पता है आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन होगी, जो रिजल्टिंग वेक्टर आपका आएगा, वो इन दोनों ऐसा प्लेन जो कि जिस प्लेन में आई कैप और जे कैप दोनों है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो तीसरा वेक्टर आपका आएगा, थर्ड वेक्टर, राइट। तो आपको पता है आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? के वेक्टर है। उसी प्रकार से जे क्रॉस के कितना होगा बच्चों? जे क्रॉस के आपका होगा आई कैप। ठीक है भैया। और के क्रॉस आई कितना होगा बच्चों? के क्रॉस आई होगा आपके पास में कितना? ये होगा आपका जे कैप। ये तो रही बात, ठीक है ना। अब अगर मैं जे क्रॉस आई करूँ तो बच्चों, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तुम्हें पता है इसकी डायरेक्शन आई क्रॉस जे की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। तो ये क्या होगा? माइनस के कैप होगा। तो मतलब अगर आई क्रॉस जे जो है वो आपका पॉजिटिव वाई जेड एक्सिस की तरफ है, तो आपका जे क्रॉस आई ये माइनस नेगेटिव जेड की तरफ होगा, राइट। जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे कितना होगा बच्चों? के क्रॉस जे ये कितना होगा आपका? ये माइनस आई कैप होगा। ठीक है जी। और आई क्रॉस के कितना होगा? आई क्रॉस के ये कितना होगा बच्चों? माइनस जे होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें क्लियर है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया है कि कैसे क्या कब क्या साइन लेना है, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला तरीका बता देता हूँ याद करने का। आई कैप जे, आई जे के लिखेंगे, फिर से आई जे लिखेंगे, के लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरफ जाओगे तो आपको पॉजिटिव लेना है, और इस तरफ आओगे तो आपको नेगेटिव लेना है। कैसे? आई क्रॉस जे ये प्लस का के, जे क्रॉस के प्लस का आई, के क्रॉस आई हो जाएगा प्लस का जे। समझ रहे हो? तो इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव लेना है, इस तरफ आओगे तो नेगेटिव लेना है। कैसे? जे क्रॉस आई ये माइनस का के, देखो जे क्रॉस आई माइनस का के है। ठीक है भाई। और आई क्रॉस के माइनस का जे हो जाएगा, तो आई क्रॉस के माइनस का जे है। और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों? के क्रॉस जे माइनस का ही हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, के क्रॉस जे माइनस का ही आपका है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस तरफ जाना है पॉजिटिव, उल्टा आओगे तो नेगेटिव लेना है। ये तो हुई बात आपके क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा जी, आप मुझे बताओ आई क्रॉस आई अगर मुझे निकालना हो तो आई क्रॉस आई, आपको पता है आई क्रॉस आई का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना आएगा बच्चों? ये वो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच का एंगल कितना होता है? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। तो दो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। तो सिमिलरली आप बोलेंगे कि जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सपोज अगर मैं कहता हूं मेरे पास में ए वेक्टर है बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर मेरे पास में है क्या? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। इस केस में अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले आपको देखो, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी में क्या लिखेंगे पहले? तो पहले तो आई जे के एज इट इज लिख लो, आई जे के लिख लेंगे आप लोग। ठीक है भैया। पहले ए है, पहले ए वेक्टर आ रहा है ना, तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट क्या 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 है भैया? ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, जेड कंपोनेंट ए जेड है। तो पहले लिख लेंगे आप ए एक्स, ए वाई और ए जेड, राइट। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? बी वेक्टर के कंपोनेंट। बी वेक्टर कंपोनेंट क्या है? बी एक्स, बी वाई और बी जेड। बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ये आपके आपके बी वेक्टर के कंपोनेंट है। तो आपको पता होगा इसका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से आपके पास जो भी जाएगा वो ए क्रॉस बी होगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए जी, तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर सेम। तो कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज उसने क्या दी है
कि भैया दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो उसका इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। वो क्या है? सेम है। देन द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स विल बी, तो दोनों गिवन वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? अब होता है ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आपका ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चे, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, कॉस थीटा को इधर भेज दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा। ठीक है जी, तो आपके पास में टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा आपके पास में कितना आ गया बच्चों? ये 1 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? तो थीटा कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। तो 45 अगर डिग्री दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 45 डिग्री है, तो उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा और जो उनका क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री विल बी द राइट आंसर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखें यस। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। दो गिवन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट सम एंगल। ठीक है जी, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में कुछ एंगल है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो फाउंड टू बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। अबे क्या बकवास कर रहा है ये, है ना? ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। और कमाल की बात तो ये है, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है उन इनका इन ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इनके बराबर है, वो भी इनके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्या मैग्नीट्यूड को मैं एक्स मान लूँ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक्स मान लेते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एक्स मान लेते हैं। तो आपको थीटा पूछा भैया, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? ठीक है जी, तो आपको पता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, और स्क्वायर रूट। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, पता ही है ना आपको? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक्स है, ए का मैग्नीट्यूड भी आपका एक्स है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बी का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, और प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड एक्स बी का मैग्नीट्यूड एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। कॉस थीटा आपको फाइंड करना है और ये स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आपको क्या मिलेगा? एक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कॉस थीटा। राइट, अब 2x स्क्वायर स्क्वायर उधर भेज दो, यहाँ पर क्या बच्चों? एक्स का स्क्वायर है माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर कॉस थीटा आपको बचेगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो उसको भाई। ये बचेगा आपका माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास में आ जाएगी कितनी? -1/2। ठीक है जी, तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है? आप बता, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 120 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, मतलब उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो ए वेक्टर आपका इधर है, ए बी वेक्टर आपका इधर है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? वो 120 डिग्री है। सही आंसर, सॉरी माइनस हाफ, हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या इसमें? देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी, अच्छा इनका मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड ईच अदर एट सम एंगल if the magnitude of the result is found has the same magnitude as of any of the vector, angle between। एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड आपका सेम है, मैग्नीट्यूड आपका क्या भैया? एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर भेज दिया माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और 2x स्क्वायर बराबर कॉस थीटा की वैल्यू की आपकी आ जाएगी -1/2। हम बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पर शायद इन्होंने ऑप्शन मिसमैच कर दिए, तो आपका इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर 120 डिग्री देना चाहिए था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन इनमें चारों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, बट एक ऑप्शन आपका 120 डिग्री होना चाहिए था। तो वैसे ये बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन था, बट ऑप्शन यहाँ पर हमने शायद गलत इसमें प्रिंट कर दी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी, इसका आंसर 120 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों वेक्टर्स का पूरा, इसके बाद आपका वेक्टर्स हुआ खत्म। तो आई होप कि आपको वेक्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने जो सजेशंस हैं और जो भी आप चाहते हैं जिस भी टॉपिक में हम लोग लेक्चर वीडियो बनाए अपना, तो अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें, बिकॉज आपका जो ये कमेंट सेक्शन में आपका जो एंगेजमेंट है यही हमारा मोटिवेशन होता है बच्चों। तो प्लीज़
अपना जो सजेशन है कमेंट्स वगैरह के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ में।